अस्सलाम वालेकुम। आज जो डॉलर का रेट है तकरीबन 300 रुपया हो गया है। एक डॉलर 300 रुपये पाकिस्तानी के बराबर, और 104 पे इसहाकडार 2017 में इसको 3-4 साल मुसलसल उसको रोके रखा, जिसको बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जाता था कि ये मसनूई तरीके से इसको 104 पे रखा हुआ है। अगर ये मार्केट डिटरमिनेंट हो तो पाकिस्तान में खुशहाली आ जाएगी। एक सवाल है जहन में कि 104 से 300 तक लाने के बाद क्या पाकिस्तान की बरामदात जो हैं वो 20-24 अरब डॉलर से बढ़कर 50-60 अरब डॉलर पे पहुंच गई, या पाकिस्तान में जो रेमिटेंसेस का फ़्लो था वो कोई 40-50 अरब डॉलर पे पहुंच गया? कौन सा हमने ऐसा तीर मारा है कि जिससे हमारी फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग कैपेसिटी बढ़ गई? हमारी फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग कैपेसिटी नहीं बढ़ी है। अगर हम 10-12 अरब डॉलर इजाफी कमा सकें बरामदात के ज़रिए तो हम ये जो दुनिया के आगे हाथ जोड़ के खड़े होते हैं, हमें उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये सिर्फ 10-12 अरब डॉलर टोटल अमाउंट जो हमें दुनिया में रुसवा करती है सालाना, वो ये 10-12 अरब डॉलर की रकम है। पिछले साल जो 30 जून को ख़त्म हुआ, पाकिस्तान से जो बरामदात हुई वो 4 अरब डॉलर घट गई उससे एक साल पहले की निस्बत। 31 अरब डॉलर से कम होकर 27 पे आ गई। रिमिटेंसेज भी 31 से कम होकर 27 पे चली गई। तो 8 अरब डॉलर हमने गवा दिए, डिस्पाइट द फैक्ट कि रुपया 100 रुपया और नीचे चला गया था। अब ये 300 पे आ गया। इसका नुकसानात क्या है? नुकसान इसका सबसे पहला होगा, हर चीज़ हम बाहर से मंगवाते हैं, तेल बाहर से आता है, हर चीज़ खाने का तेल, ये जो खुर्दनी ऑयल है ये बाहर से आता है। चीज़ों की कीमतें आसमान को छूना शुरू हो जाएंगी। इन्फ्लेशन जो 28-29% पर बड़ी मेहनत करके आया था वो दोबारा 35-40% के ऊपर जाएगा। इन्फ्लेशन जितना ऊपर जाता है तो IMF कहती है इन्फ्लेशन हेडलाइन नंबर बहुत ऊपर है, फिर अपना पॉलिसी रेट ऊपर ले जाएं। पॉलिसी रेट अभी 22 पे है, हम इसको 23, 24, 25 पे भी ले जाएं, फिर क्या कमाल होगा। इस वक्त बोरोइंग सिर्फ वफाकी हुकूमत कर रही है क्योंकि डेफिसिट बहुत है। 6-7 हज़ार अरब हम सालाना सूद की मद में बैंकों को देते हैं। जितना टैक्स हम इकट्ठा करेंगे 100% हम सूद की मद में बैंकों को दे देंगे। तो पाकिस्तान एज ए कंट्री चल नहीं सकता, मुल्क नहीं चल सकता। कोई ऐसा तरीका मुझे बता दें कि आपकी आमदन 100 रुपया हो और आपके अखराजात हो 1000 अरब। 100 रुपया तो आप उधार में देते जाएँ और 1000 और का कर्जा लेते जाएँ। कितनी देर, साल, 2 साल, 3 साल, फिर एक दिन आएगा कि आपको बैंकरप्सी डिक्लेयर करनी पड़ेगी। हम एग्जैक्टली उसी सिचुएशन में। इसका हल किसके पास है ये मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि पिछले 10-15 सालों में जो भी हुकूमत आई है, एवरीवन, मुशर्रफ से शुरू कर लें, फिर पीपल्स पार्टी का दौर, नून लीग का दौर, PTI का दौर, अब ये PDM का दौर, सबको इसके अंदर शुमाल करें। सब ने अपने हिस्से के मसाइल इसमें डाले हैं, हल किसी ने नहीं दिया। अब लोगों की ज़िंदगी, सर्वाइवल उनके लिए चैलेंज है। 30-35 रुपये की अगर रोटी हो, बिजली के बिल जो है 2 गुना हो गए हों। आज भी नेपरा का एक फ़ैसला अभी इम्प्लीमेंट होना उसमें बाकी है। बिजली की कीमतें पहले ही 2 गुना हो चुकी हैं। पिछले 2 महीनों में जो बिल आए हैं लोगों के, उसने उनकी चीखें निकलवा दी हैं। जिसका बिल आता था ना 30,000 या 25,000, उसका बिल आया अब 60,000 या 65,000। अब अगर फर्दर इंक्रीज़ होगी तो 80-90 हज़ार चले जाएगा। तो इतनी डिस्पोजेबल इनकम किसी के पास है कि सिर्फ बिजली का बिल वो 70-80 हज़ार या 1 लाख रुपये महीने का दे देगा? बहुत सीरियस इशू है और मुझे नहीं लगता कि हमारे पास इसका हल है। आसान हल नहीं है, मुश्किल हल तो होगा कि 4-5 साल सर फेंक के मेहनत करें। जितने सफ़ेद हाथी हमने पाले हुए हैं, ये पब्लिक सेक्टर एंटिटीज़, इनसे जान छुड़वाएं। टैक्स रेवेन्यू ब्रॉड बेसिंग करें, यहाँ से लीकेजेस जो रेवेन्यू की हो रही है उसके रास्ते बंद करें। डॉलर आपको पता है मार्केट में क्यों ऊपर चढ़ता जा रहा है? क्योंकि ब्लैक में डिमांड मौजूद है। एक तो हमने इंपोर्ट भी खोली है, प्रॉफिट रिपैट्रिएशन की इजाज़त दी है, वो भी ठीक है, लेकिन साथ अफ़गानिस्तान भी हमने एक सफ़ेद हाथी पाला हुआ है। वहाँ की 40 मिलियन आबादी की तमाम ज़रूरियात इस वक्त पाकिस्तानी मार्केट से पूरी होती हैं। डॉलर यहाँ से ख़रीदा जाता है, उनकी ज़रूरियात पूरी होती हैं। तो कौन सी ऐसी साइंस है दुनिया की जो पाकिस्तान को संभालेगी? मुझे समझ नहीं आता। आपने पूरा बॉर्डर अफ़गानिस्तान वाला फेंस कर दिया कि हमने यहाँ से टेररिज्म भी रोकनी है और स्मगलिंग भी रोकनी है। ना टेररिज्म रुकी है, ना स्मगलिंग रुकी है। तो कुछ चीज़ों के ऊपर सर जोड़ के बैठें, पॉलिटिकल लीडर्स भी और इस्टेब्लिशमेंट भी और जुडिशरी भी, और पाकिस्तान को इन मसाइल से निकालें। ये जो रोज़ाना हमारे यहाँ एक T20 मैच चलता है ना, बल्कि T20 भी नहीं है, सुपर सिक्सेज है, जिसमें कभी लगता है कि सुप्रीम कोर्ट किसी एक को रगड़ा दे के अंदर करने लगी है, अभी पता चलता है नहीं नैब पकड़ने लगी है, फिर पता चलता है नहीं अब सुप्रीम कोर्ट बचाने के लिए आने लगी है। इससे हम आगे नहीं जा रहे, मुल्क को खोखला कर रहे हैं। तो खुदा के लिए इकट्ठे हो जाएँ। ये 24-25 करोड़ जो इस मुल्क में बसते हैं उसका सोचें और इसका हल निकालें। आज जो प्रोग्राम में हमारे साथ शुरका है उनसे हम अपने जो मेन मौज़ूआत हैं वो पॉलिटिकली टॉपिक रखते हैं डिस्कशन के लिए। तो सदर साहब का एक ख़त है, उससे आगाज़ करेंगे प्रोग्राम का। सदर साहब ने इलेक्शन कमीशन को एक ख़त लिखा है, उन्हें कहा है कि आइए बैठ के इलेक्शन की तारीख का तयन करते हैं। और इलेक्शन की तारीख का तयन भी पाकिस्तान के अंदर इस वक्त एक बड़ी मज़े की जिक्सा पज़ल बनी हुई है। आइनी तौर पर सदर साहब को इख्तियार है कि वो तारीख का तयन कर दें, और आइनी तौर पर इलेक्शन कमीशन का ये फ़र्ज़ है कि वो डिलिमिटेशन भी करे, क्योंकि नया सेंसस CCI जारी कर चुकी है।
अब कौन सी चीज़ दुरुस्त है और कौन सी गलत है, यही आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। और जो शुरा है हमारे साथ प्रोग्राम में, मारूफ माहिर कानून शाह खावर साहब, इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में। शाह खावर साहब वेरी वार्म वेलकम। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब PMLN से, और डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से, दोनों को खुश आमदीद कहूँगा प्रोग्राम में। शाह खावर साहब, आर्टिकल 48 सदर को जो इख्तियार देता है उसको माना जाएगा? क्योंकि एक्ट इन्होंने अमेंड किया है, तो एक्ट तो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर नहीं आता, तो कौन सी चीज़ दुरुस्त माने इस वक्त? देखिए, बिल्कुल मैं समझता हूँ कि जो लेटर लिखा है आर्टिकल 48(5) के तहत, तो वो तो रिक्वायरमेंट तो कॉन्स्टिट्यूशन की यही है कि जब सदर मुमलिकत जो है वो असम्बली डिज़ोल्व करते हैं वज़ीर आज़म के मशवरे से, तो फिर 90 दिन में उनका इलेक्शन जो है वो केयर टेकर गवर्नमेंट्स फॉर्म होना और इलेक्शन की तारीख देना ज़रूरी है। लेकिन इसमें जो अभी जो गिवन सर्कमस्टांस है, जो अभी इलेक्शन कमीशन ने भी जो एक फ़ैसला किया है, क्योंकि लॉ उनको एम्पावर करता है, और इसमें यह भी कोई शक नहीं है कि जो आम कानून है उसका आइन के किसी शिक के ऊपर ओवर राइडिंग इफेक्ट नहीं हो सकता। लेकिन इसमें हमें फिर 2-3 और भी चीज़ें देखनी हैं कि आर्टिकल 48 को हमें फिर आर्टिकल 224 आइन पाकिस्तान का, और फिर आर्टिकल 51 और उसकी भी झेली शिक 5 को मिला के डिलिमिटेशन के साथ पढ़ना पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ कि सदर के पास बिल्कुल ही इख्तियार है, उन्होंने लेटर लिखा है। इलेक्शन कमीशन के बारे में ये है कि वो अभी इस पे गौर कर रहे हैं कि इसको कैसे रिस्पॉन्ड किया जाए। पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी बुलाया उन्होंने। मेरा ख्याल है कि उनको रिस्पॉन्ड ज़रूर करना चाहिए। अगर सदर के साथ कंसल्टेशन ज़रूरी है, बिल्कुल करें, और उसमें अपना वाकफ़ भी दें। और चूँकि वो जो आर्टिकल 51 की जो रिक्वायरमेंट है कि जब कोई भी नोटिफाइड होगी मरदमशुमारी और उसके बाद जो CCI की इजलास भी हुआ, तो फिर ये भी ज़रूरी हो जाता है कि वो जो हल्का बंदियाँ हैं नई मरदमशुमारी के मुताबिक कौमी असम्बली की, वो होनी भी ज़रूरी है। तो उसके साथ साथ फिर आर्टिकल इसको भी देखना है, 48 को भी देखना है, 224 को भी देखना है। मामला घूम के मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट जाएगा। सुप्रीम कोर्ट भी मेरा ख्याल है कि जा सकता है, क्योंकि फिर अगर इसमें आपस में दो आर्टिकल हैं कॉन्स्टिट्यूशन के और दोनों दुरुस्त इस वक्त लागू होते हैं। बिल्कुल। तो कौन सा अमल में आएगा ये डिपेंड करेगा। मेरा ख्याल है कि ये फिर फाइनली जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट में भी मैं समझता हूँ कि अगर जब जाएगा तो बेहतर ये होगा कि वो फिर फुल कोर्ट इसके ऊपर तश्कील दे दी जाए। चूँकि आपने देखा है कि हम जब बेंचेस की तश्कील देखते हैं मुख्तलिफ केसेस के हवाले से, तो फिर उस पर पहले से पेशन गोइयाँ होनी शुरू हो जाती हैं कि एटलीस्ट PMLN वालों का ख्याल ये है कि अगर चीफ जस्टिस हेड कर रहे हो बेंच और जस्टिस मुनीब और मुज़ाहिर अली अकबर नकवी बैठे हो या इजाजुल हसन बैठे हो, तो वो कहते हैं कि उनके खिलाफ फैसला है। नून लीग की पब्लिक पोजीशन है। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर इनकी इसको हार्मोनाइज करना है तमाम शिकों को, तो फिर उसमें मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट भी देखेगी, और सुप्रीम कोर्ट को फिर चाहिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कि इस पर फुल कोर्ट तश्कील दे, ताकि किसी को। डॉक्टर फिरदौस से पूछते हैं। डॉक्टर फिरदौस साहब क्या कहती हैं? ये बड़ी इंटरेस्टिंग एक पोजीशन होगी। दोनों आर्टिकल इस वक्त दुरुस्त तरीके से लागू होते हैं, लेकिन कौन सा ऑपरेटिव होगा ये अब इन्हिसार करता है या तो इलेक्शन कमीशन और सदर की मुशावरत पे, या फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो शाह खावर साहब के होते हुए मेरी ये मजाल कि मैं कोई कानूनी राय दे सकूं, लेकिन चूँकि मैं ये एक पब्लिक और पॉलिटिकल उसका नैरेटिव जो है वो तो आपको कन्वे कर सकती हूँ कि इस लेटर के बाद जो है वो ईवान सदर के अंदर जो पहले से बहुत सारे सवालिया निशानात थे, और PTI की सदारत उनके लेबल के साथ एक लगा हुआ ऐसा दबा था, तो सदर साहब को ख़बरों में रहने के लिए कोई ना कोई इस किस्म का मज़ाक़ा खेज़ इनिशिएटिव लेना होता है, जिससे वो चूँकि वो उनकी रिवायती ये बानी रहे हैं सोशल मीडिया की ना PTI में, तो ट्रेंड बनाना, ट्रेंड्स में रहना और ख़बरों को कैश करना और फिर सोशल मीडिया की स्क्रीन के ऊपर मनपसंद नैरेटिव बिल्ड कराना, ये उनका शोभा भी रहा और उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से उसकी अदायगी भी करते रहे। अब ये जो सीट है ये इसका तकाजा नहीं करती कि सोशल मीडिया ट्रेंड्स की सियासत ईवान सदर में बैठ के की जाए। अब देखना ये है कि जो इससे पहले अभी हमें वो जो एक्ट के हवाले से उन्होंने चुप साधी, फिर उसके बाद उनका ट्वीट आया, फिर गुमनामी, फिर उनके स्टाफ का लेटर आया, फिर एक अबहाम और दुनिया के सामने सदर साहब का जो ओहदा है वो सबसे बड़ा इस वक्त जो है वो सवालिया निशान बना हुआ है। तो अब एक नया काम उन्होंने जो किया तो मशावरत के लिए बुलाया, और ये मिथ उसकी अच्छी है कि इलेक्शन होने चाहिए।
और बर वक्त इलेक्शन होने चाहिए। अब उनको भी अच्छी तरह से पता है कि जो हल्का बंदी होनी है उसके बाद इलेक्शन होना है। अब वो 90 दिन का जो साथ उन्होंने एक उसको फ्लेवर देने के लिए होता है ना कि एपेटाइज़र साथ कोई ना कोई लगाना होता है उस टेस्ट को इम्प्रूव करने के लिए, तो उन्होंने 90 दिन का साथ लफ्ज़ इसलिए लिखा है कि ताकि उनको पता है कि हल्का बंदियों की वजह से ये सारा अमल जो है 90 दिन में मुकम्मल नहीं होना। लेकिन वो पीटीआई के सदर बन के वो गालम गलोच ब्रिगेड की जद से बचना चाहते हैं, और वो जो उनको पूज रहे थे मुसलसल, अब उनकी पूजा जो है वो समझते हैं कि उसका रुख किसी और तरफ किया जाए। और मैं ये समझती हूँ कि जो इलेक्शन कमीशन का आपने ही इस पार्लियामेंट ने तारीख का तयन और अनाउंस करने का इख्तियार जो है वो इलेक्शन कमीशन को दिया है, तो इलेक्शन कमीशन के साथ मुशावरती अमल होना चाहिए, वी सपोर्ट दैट। लेकिन सदर साहब उसकी आड़ में जो कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर नहीं होता, कॉन्स्टिट्यूशन उससे ऊपर ही रहता है। बिल्कुल ठीक आप कहते हैं, ऊपर एक कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद है। आप ठीक कहते हैं, लेकिन एक आखिरी बात जो मैं कहना चाहती हूँ, इस वक्त हमारे सामने ये तीसरा मामला है। दो तो पहले अभी डॉक्टर फिरदौस ने इशारा किया, एक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट है। सदर साहब ने अल्लाह से तौबा भी की और अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के कहा कि मैंने इनके ऊपर दस्तखत नहीं किया, और एक पूरा एपिसोड है। मुझे लगता है वो मामला सुप्रीम कोर्ट में जाना है और सुप्रीम कोर्ट को इसके ऊपर बैठ के कुछ करना पड़ेगा। लेकिन उससे बड़ा मामला इस वक्त इलेक्शन वाला भी आ गया, जिस पे सदर साहब को आईनी तौर पर इख्तियार हासिल है कि वो तारीख दे सकते हैं, लेकिन साथ इलेक्शन कमीशन को भी फ़र्ज़ है उसका कि डिलिमिटेशन भी करे। अब ये एक इंटरेस्टिंग सी पोजीशन है। मुझे लगता है ये जो हमारी वो इक़्तिदार की तकोन है ना, उसमें एक तकोन के ऊपर काफ़ी बोझ जाने वाला है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। देखिए, बुनियादी सवाल ये है कि आपने हल ढूंढना है या हल्ला बोलना है, उधम मचाना है। और अभी ये जो आपने कहा कि सदर साहब ने अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कहा कि मैंने दस्तखत नहीं किए, तो आइन तो ये कहता है कि उन्हें दस्तखत करने थे, तो क्यों नहीं किए? तो ये तो उन्होंने हल्ला बोला है, ये उन्होंने हल नहीं ढूंढा। हल ये था कि अगर वो समझते हैं कि ये नामुनासिब बिल हैं, तो जैसे बाकी 17 बिल्स थे उसके ऊपर बाकायदा दस्तखत करके वजह लिख के कि मुझे किस किस चीज़ पे एतराज़ है उन्होंने वापस किया। इन दोनों के ऊपर भी लिख के, या सिर्फ लिख के कि पूरा बिल ही मैं उस पर मोतरज़ हूँ, दस्तखत करके भेज देते। जब आइन उनको मैंडेटरी, यानी उनके पास उनको इस बात की इजाज़त नहीं है कि वो दस्तखत ना करें, इस बात की उनको आइन इजाज़त नहीं देता कि 10 दिन से ज़्यादा वो लें और ना हाँ करें ना करें, तो जब वो ऐसा करते हैं तो वो आइन को पामाल करते हैं, यानी हल नहीं ढूंढते, हल्ला बोलते हैं। अब दूसरी तरफ आ जाइए, बात यह है कि अब जो उन्होंने कहा है कि मैं बैठना चाहता हूं, या उन्होंने ख़त लिखा है और उन्होंने कहा है कि फ़ैसला होना चाहिए, तो ये बिल्कुल ठीक बात है। उन्हें चाहिए कि उन्हें बुला लें और हल्ला ना बोलें, धमाल चौकड़ी ना करें, बल्कि हल ढूंढें, इलेक्शन कमीशन के साथ बैठ जाएं। इलेक्शन कमीशन जो है, जो भी नई जो नोटिफिकेशन हुई है सेंसस की, उसको सामने रख ले, उनसे तफसीलात लें कि अच्छा भाई, क्या ये जो 300 लोगों ने हल्का बंदियां करनी है, अगर इनको 700 कर दिया जाए, जो 50 कंप्यूटर हैं अगर इनको 500 कर दिया जाए, अगर एक शिफ्ट में काम जो होना है उसको 3 शिफ्ट में कर दिया जाए, तो क्या ये हम हल्का बंदियां मुकर्ररा वक्त से पहले, यानी वो जो 4 महीने की विंडो है उससे पहले कर सकते हैं? तो अगर कर सकते हैं तो बिल्कुल हो जानी चाहिए। और उसमें अगर कोई कबाहत है तो बजाय इसके कि इसके अंदर एक और दोबारा से सुप्रीम कोर्ट और फुल बेंच और हाफ बेंच, और मैं तो कानूनी माहिर नहीं हूँ, लेकिन हमने पहले हाफ और फुल बेंच की तकरार में पूरा पाकिस्तान पामाल होते देखा है, तो ये दोबारा से उसी जगह पे पहुँच के कि पूरा बेंच करें, आधा बेंच करें, हमें इस पर एतराज़ है, हम इसको नहीं मानते, उससे बेहतर नहीं है कि हल ढूंढ लें, तो बैठ जाएँ और जो रिसोर्सेज की ज़रूरत है, इस वक्त जो केयरटेकर हुकूमत है उससे रिसोर्सेज मांगे। शाह खबर साहब, जो डिलिमिटेशन का मामला है 4 महीने का है, मेरा ख्याल ये है, तासुर है मेरा, कि पीडीएम ने जानबूझ के इस पर खींचातानी करके टाइम ज़ाया किया। आखिरी 2-3 महीने सिर्फ इन्होंने वक्त गुजारी की और फिर जाते जाते सीसीआई की मीटिंग करके नोटिफिकेशन किए। ये 2 महीने पहले करते तो इलेक्शन बर वक्त हो सकते थे। अभी क्या इलेक्शन कमीशन के पास कोई ऐसी मशीन है, जादुई मशीन, कि इसको चलाए और वो विद इन 54 डेज़ इलेक्शन कैंपेन भी हो जाए और
डीलिमिटेशन नहीं, मेरा ख्याल है इस लिमिटेड टाइम में तो नहीं हो सकता कि अगर डीलिमिटेशन होनी भी है, जैसे मुसद्दिक मलिक साहब ने अभी बताया कि अगर तो स्पिरिट ये है कि इसका कोई हमने वायबल हल निकालना है कि वो आईनी रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाए और दूसरी भी हो जाए, तो इसमें बिल्कुल यकीनन ऐसा हो सकता है कि सदर मुमलिकत और इलेक्शन कमीशन मिल के जो डीलिमिटेशन का प्रोसेस है उसको ज़्यादा फास्ट कर दिया जाए, तो इसमें मुमकिन है। क्योंकि 140 डेज जो वो तो ज़रूरी तो नहीं कि 140 डेज, लेकिन अगर नियत ये हो 120 डेज, अगर नियत ये हो कि फरवरी के आखिर से पहले इंतखाबात ही नहीं कराने। मैं बिल्कुल ये इस बात में मैं बिल्कुल कायल हूँ कि जो हमारे इदारे हैं और इदारों पे जो लोग तशरीफ़ फरमा हैं उनको कम अज़ कम ये देखना है कि हमने आइन और कानून का हल्फ उठाया हुआ है और हम अपनी ज़ाती पसंद नापसंद और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से बिल्कुल बाहर आके मुल्क के बारे में और आइन की स्पिरिट के मुताबिक जो है। ये तो पीडीएम जाते जाते करके गई है ना, अब तो बोझ इलेक्शन कमीशन पे। मैं आपको बताऊं, पीडीएम की भी और उनकी जो हुकूमत थी उनकी भी ये हिकमत अमली थी। मैं इसको बिल्कुल इलेक्शन को डिले करना बस पार्ट ऑफ देयर स्ट्रेटजी। उनकी क्या हिकमत अमली थी वो ज़्यादा बेहतर समझते हैं कि, लेकिन उनके लिए ये उन्होंने ये मुनासिब समझा कि वो जो असम्बलियों की डिसोल्यूशन का है वो एक एक्सरसाइज करें जो कि कॉन्स्टिट्यूशन उनको जो है वो इजाज़त देता है। और सीसीआई की मीटिंग, आपकी बात ठीक है कि ये पहले भी हो सकती थी और डीलिमिटेशन का प्रोसेस पहले भी शुरू हो सकता था, लेकिन चूंकि अब ये तमाम चीज़ें हैं अपने अपने एंड्स के ऊपर, तमाम जो जमातें हैं या फरीकैन हैं वो ज़रूर इन चीज़ों को देखते हैं और उसको आइनी कवर भी होता है उसका। लेकिन अब मैं ये समझता हूँ कि ये ज़रूरी है कि सदर मुमलिकत और इलेक्शन कमीशन इन तमाम चीज़ों को आर्टिकल 51 जो कि डीलिमिटेशन की बात करता है और 90 दिन में जो इलेक्शन का और 2 to 4 की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उन तमाम चीज़ों को खुले दिल के साथ और गिवन सर्कमस्टांसेस और हालात के मुताबिक जो है एक ख़ुद फैसला कर लें, वो ज़्यादा बेहतर होगा। ये बिल्कुल मुसद्दिक साहब ने दुरुस्त फरमाया कि जब ये इदारे आपस में बैठ के जब ये फैसला कर लेंगे तो फिर सुप्रीम कोर्ट को ज़हमत देने की इसमें ज़रूरत नहीं है, उससे फिर मज़ीद कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती हैं। अगर वो बेंच छोटी तादाद का होगा तो फिर उस पर एतराज़ होगा और फुल कोर्ट होगी, फिर कुछ लोग उसमें से जज साहिबान अपने आप को रिक्यूज़ कर लेंगे। लेकिन इन चीज़ों से बचने के लिए मैं समझता हूँ कि एक बिल्कुल एक सिंसेरिटी के साथ, बहुत से लोगों को खर्चा यह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा बेंच बैठ गया तो ये फरवरी की बजाय 2-4 माह और ऊपर चले जाएंगे, क्योंकि महीना 2 महीने तो सुप्रीम कोर्ट हो सकता है इस प्रोसेस पे सुनने पे ही लगा दे। मेरा ख्याल है कि वो एक गिवन जो एक लिमिट है, अगर आप 51 की रिक्वायरमेंट को कर लें उससे ज़्यादा तो मेरा ख्याल है जाना भी नहीं चाहिए और ना सुप्रीम कोर्ट ना कोई और अदारा इसकी इजाज़त भी नहीं दे सकता। डॉक्टर फिरदौस, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के सामने इमरान खान का केस भी है जिसमें तोशा खाना के हवाले से आज उन्होंने कहा कि बादियुन नज़र में दुरुस्त तरीका नहीं अपनाया गया। मेरी उस केस के मतलब राय यही है कि जज दिलावर साहब जो थे उनको राइट देना चाहिए था इमरान खान के वकला को, डिफेंस के लिए पूरा उन्हें मौका देना चाहिए था, 2-4 दिन सुन लेते उनको फिर फैसला सुना देते। क्योंकि इमरान खान के इस केस में एक खामी है कि उन्होंने वो जो तहाइफ लिए हुए थे उसकी डिक्लेरेशन नहीं दी हुई इलेक्शन कमीशन में, तो इतनी जल्दबाजी करने की उन्हें क्या ज़रूरत थी, मैं समझने से कासिर हूँ। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, कल हाई कोर्ट को भी देखना है और फिर ये मामला दोबारा हो सकता है सुप्रीम कोर्ट के सामने आए। आप क्या कहती हैं इस पर? देखिए नदीम साहब, जो आपकी अदालतें हैं वो ज़रूरी नहीं है कि 100% एज़ पर माई डिज़ायर और योर डिज़ायर वो काम करें। ख्वाहिशात से हट के अदालतों को आइन और कानून के ताबे काम करना चाहिए और ये चीज़ें देखने के लिए आपके साथ जो इंसाफ के तकाज़े हैं वो पूरे करना उस सीट पे बैठे जज की जो है बुनियादी प्राइम ज़िम्मेदारी में पूरी कौम ये तवक्को लगा के बैठती है कि जी जो वहाँ बैठा शख्स है वो फेवरेटिज़म नहीं करेगा, वो किसी की पसंद नापसंद और किसी को टारगेट करके फोकस करके ना रिलीफ देगा ना उसको विक्टिम बनाएगा। लेकिन मुझे ये बताएं कि हमारी जो सुपीरियर कोर्ट जो है, शाह खावर साहब बैठे हुए हैं, ये क्या मुमकिन है कि जब बादियो नज़र में अपना माइंड जो है वो रिफ़्लेक्ट कर दे सुपीरियर कोर्ट में बैठे चीफ साहब और फिर जूनियर जज या जूनियर कोर्ट को कहें कि आप इस केस को सुने, तो क्या वहाँ पे इंसाफ होता आपको नज़र आता है? आपने तो पहले ही उस फैसले के हवाले से उसको डिक्टेट कर दिया कि मैं क्या चाह रहा हूँ और मेरे नज़र में क्या होना चाहिए, लिहाजा तुम सुन के ऐसा कर दो। तो ये चीज़ें जो है वो अदालती निज़ाम के अंदर जो है वो सुकम जो है उसको
ना सिर्फ पैदा करती हैं बल्कि वो शायबा, वो इंसाफ के तकाज़ों को पमाल करने की जो सोच है उसकी तरफ ये निशानदेही करती है। तो आज की जो रिमार्क्स थे, देखिए जो चीफ़ जस्टिस होता है या किसी भी अदालत का जज होता है वो किसी भी पार्टी शख्सियत या किसी ज़ाती मफादात से हट के उसके सामने सिर्फ़ और सिर्फ उस आइन का वो एक बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल होता है जिसको उसने फॉलो करना होता है। तो ये पब्लिक के अंदर अनफॉर्चुनेटली शाह हावर साहब मेरे साथ उसी अदालत के अंदर तौहीन अदालत के हवाले से मेरे वकील भी रहे हैं जो मैंने भुगती हैं पीटीआई के प्लेटफार्म से। तो मैं ये अच्छी तरह से समझते हैं कि जब आप अदालतों के अंदर जाते हैं और जिन वकला बरादरान को हम हायर करते हैं, तो मैं इनकी बात नहीं कर रही हूँ, ये एक प्रोफेशनल और थारो जेंटलमैन है। अब ये डिस्कशन हो गई है कि डन बेस पे केस हम आपका करें या फीस बेस पे करें। तो जब डन बेस मीन कि आप मर्जी जो मर्जी से फैसला कराना चाहते हैं, इसके ऊपर कंटेम्प्ट आई तो आपकी तरफ मैं भेजूंगा, मैं इसका हिस्सेदार नहीं हूं जो कमेंट्स आपने पास किए। मैं ये बिल्कुल आपको अनोथ कह रही हूँ कि हमारे अपने हलके के लोगों ने आके मुझे बताया कि वो वकील के पास गए थे तो उसने उससे ये कहा था। अब वकला की जब ये सोच है तो आम आवाम जो है वो कहाँ से इंसाफ लें, वो क्या करें। और हमारी एपेक्स कोर्ट्स जो हैं उनको अपनी गैर जानबदारी, वो जज दिलावर साहब हों या किसी और कोर्ट में बैठे जज हों, उनको इंश्योर करना है कि वो ना बोले, उनके फैसले बोले। लेकिन बदकिस्मती से हमारी अदलिया के अंदर जज बोलते हैं, फैसले बाद में बोलते हैं। तो जब आपके ब्रेक ले लें जी, ब्रेक डॉक्टर साहब से इसका जवाब लेंगे। वेलकम बैक। दो ऐसे मुकदमात हैं जो मैं चाहूँगा कि यहाँ सामने रखूँ और डॉक्टर मुसद्दिक मलिक से भी और शाह खावर साहब से भी उसका जवाब लें। जज अरशद मलिक, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उन्होंने जो फ़ैसला किया था नवाज शरीफ के केस में, उसके बाद उनकी कुछ ऑडियो टेप्स आ गई और ऑडियो टेप्स आने से पहले कुछ लोगों ने उनको उनकी एक पुरानी 30 साल पुरानी वीडियो पे ब्लैकमेल भी किया था। एक पुरानी कहानी है, मैं दोबारा नहीं सुनाऊँगा, लेकिन उनकी जो टेप्स आई और वीडियोज़ भी आई उनकी बाद में, उसके बाद वो तो अपने उहदे से हट गए लेकिन वो जो सज़ा थी वो बरकरार रही। एक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म हुए नवाज शरीफ, जिसका अरशद मलिक वाला वाक़या है। अब ये दूसरा वाक़या जज दिलावर वाला आ गया जिसके ऊपर आज सुप्रीम कोर्ट बोली है। असूल तो ये है कि वो दोनों केसेस कोई बेंच बैठे और सुने और देखे कि क्या इंसाफ पूरा होता है कि नहीं होता। जैसे आज उन्होंने कहा कि लगता है कि बादियों नज़र में इंसाफ को मलहूज़े खातिर नहीं रखा गया। तो डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, आप क्या चाहेंगे कि दोनों केसेस को देखें दोबारा सुप्रीम कोर्ट या ना देखें? मैं तो मलिक साहब ये समझता हूँ कि इस मुल्क की सियासत बेहाल हो चुकी है, इस मुल्क की सहाफ़त बेहाल हो चुकी है और इस मुल्क की अदालत बेहाल हो चुकी है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये वक्त है सस्ताने का, यानी एक क्वाइटनेस ऑफ माइंड चाहिए, एप्लीकेशन ऑफ माइंड भी चाहिए और क्वाइटनेस ऑफ माइंड भी चाहिए। और ये जो हेरा फेरे वाली तकरार है, थोड़ी देर के लिए इसको थोड़ा ठंडा करना होगा अगर मुल्क को आगे बढ़ाना है। तो देखें, इस मुल्क के अंदर अगर आप अदालती फ़ैसलों को देखें तो आप क्या जिगर को पीटें, सर के बाल खींचें, क्या करें। अभी आपने नवाज़ शरीफ साहब का जिक्र किया, उनको बेटे से तनख्वाह ना लेने पे हमेशा से के लिए डिस्क्वालीफाई होने का जिक्र किया। अभी आपने ये नहीं बताया कि मरियम को उनके वकील के एक फ़ॉन्ट डाउनलोड करने के ऊपर 9 साल की सज़ा भी सुनाई गई है। और आप पीछे चले जाएं, आप बेशक भुट्टो साहब का मुकदमा पढ़ लें, आप उससे फ़ैसला पढ़ लें, आप उससे पहले मौलवी तमीज़ुद्दीन वाला केस पढ़ लें, आप क्या क्या पढ़ेंगे आप क्या क्या पढ़ेंगे, तो रुक ही जाएं। तो मेरे ख़्याल में ये तकरार जो है ये बिला वजह की है। अब यानी अब आप कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के पास जाएं, तो अब मैं उस फैसले का हवाला दूंगा जिसमें इम्पॉसिबल कर दिया गया वीडियो को एडमिट करना। यानी वो क्या फैसला था, आपके सामने नजर आ रही है वीडियो, जिन्होंने वीडियो दी है वो भी वहां मौजूद हैं, आपके सामने पूरा मुल्क में धमा चौकड़ी मची हुई है और आपने इम्पॉसिबल कर दिया। यानी आपने ये कहा कि अगर जिसकी वीडियो बनी है आपने उससे लिखी हुई इजाज़त, ये मैं थोड़ा एग्जैजरेट कर रहा हूँ, माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन फैसला यही है कि जब तक वो खुद इजाज़त नहीं देता आपने उसकी वीडियो बनाई, वो एडमिट नहीं होगी। तो फिर क्या एडमिट होगा? तो आज आप किस अदालत के पास किस फैसले को सामने रखते हुए किस ज्यूरिस्प्रूडेंस में क्या चीज़ चाहते हैं? तो खामोशी, थोड़ी मतानत
और ये जो थोड़ा है कि मैंने कहा, नवाज शरीफ की, मैंने सुना, और फिर शाह खावर साहब से चाहूँगा कि इन दोनों केसेस को सामने रख के वो अपनी राय दें, क्योंकि मेरे ख्याल में इनसे बेहतर एक्सपर्ट ओपिनियन आपको अभी मिलेगी नहीं। लेकिन पहले नवाज शरीफ का आज का बयान सुनना दिखाएगा जी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साकिब निसार वो इसी बात के ऊपर लगे हुए थे कि नवाज शरीफ को अंदर भी करना है और डिस्क्वालीफाई भी करना है और इसकी हुकूमत भी खत्म करनी है। और दूसरी तरफ आज उस वक्त के चीफ जस्टिस नवाज शरीफ को दीवार से लगाने पे लगे हुए थे और आज के चीफ जस्टिस इमरान को बचाने पे लगे हुए हैं। इमरान खान के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है अपनी कैरियर को दाव पे लगा रहा है। कौन नहीं जानता कि इसको लाने वाला जनरल बाजवा था, इसको लाने वाला जनरल फैज था। साकिब निसार रिकॉर्ड में है ये कहते हुए कि उन लोगों का फैसला है। वो लोग कौन थे? जनरल बाजवा और जनरल फैज। शाह खबर साहब, दोनों केसेस के ऊपर मेरे ख्याल में आपसे तगड़ी राय इसको कोई नहीं देगा। इमरान खान के मामले में जज दिलावर ने जल्दबाजी की, मेरी राय है 2 दिन सुन के भी फैसला दे सकता था। आप क्या कहते हैं? ये दुरुस्त है? आपको एक बात बताऊं, मैं यहाँ पे हवाला दूंगा आर्टिकल 175 और सब आर्टिकल 2 का। वो ये कहता है कि कोई भी मुल्क की अदालत बशमूल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट वही इख्तियार समाअत जो है वो उसको एस्यूम करेगी जो आइन और कानून ने उसकी इजाज़त दी है। ये जो आप अभी फरमा रहे हैं कि जस्ट दिलावर मलिक जो जस्टिस वो जो है एडिशनल सेशन जज दिलावर जो है उनका फ़ैसला या फिर वो अरशद मलिक का फ़ैसला जो है, वो दोनों फ़ैसले अभी भी एपेलेट ज्यूरिस्डिक्शन में हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर तजवीज़ है। अभी वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं है जी। उनका फ़ैसला वहाँ पे होना है। और आपने देखा है कि उन्हीं की जजमेंट जो थी वो मरियम नवाज साहिबा और कैप्टन सफदर के मुतल्लिक जो थी, पहले बारी बारी एक राय दे। मैं आपको गुजारिश करता हूँ, जज हुमायूं दिलावर ने इमरान खान के केस में जल्दबाजी की क्या? 2 दिन मेरे हिसाब से बिल्कुल जल्दबाजी की। उनको बिल्कुल वो जो ड्यू प्रोसेस है उनको देना चाहिए था। ड्यू प्रोसेस नहीं बिल्कुल देना चाहिए था। 2 दफा रिमांड बैक किया वो अगर इररेलेवेंट, अगर शहादत सफाई भी लाना चाहते थे लाने देते, मेंटेनेबिलिटी के ऊपर उनको बहस का पूरा मौका दे देते और ये फैसला 15 दिन 1 माह के बाद कर देते। कोई आसमान नहीं गिर पड़ना था। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, ये तमाम जो शॉर्ट कमिंग्स है ना वो इस वक्त हाई कोर्ट के सामने है। हाई कोर्ट ने उसको देखना है कि क्या उनको ड्यू प्रोसेस दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने मेरे हाई कोर्ट के लिए प्रेशर क्रिएट कर दिया। मैं आप गुजारिश ये करता हूँ, देखें ये प्रेरोगेटिव है हाई कोर्ट का। हाई कोर्ट में मियां नवाज शरीफ साहब के भी जो अपीलें हैं वो भी ज़ेर तजवीज़ हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं है। हुमायूं दिलावर साहब का फैसला भी जो है वो हाई कोर्ट के सामने ज़ेर तजवीज़ है। आज जो पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में लगी हुई थी उसमें वो फैसला नहीं था। वो मुतफर्रक दरख्वास्तें जो थी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिसाइड की हुई थी उनको चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट, और वो उस वक्त था जबकि हुमायूं दिलावर साहब ये फैसला सादर नहीं किया हुआ था उन्होंने। तो लिहाजा अब जब फैसला सादर हो गया, होना ये चाहिए कि वो हाई कोर्ट पे छोड़ दिया जाए या इमरान खान साहब के वकला पे छोड़ दिया जाए कि वो तमाम चीज़ें हाई कोर्ट के सामने रखें। और हाई कोर्ट मेरा ख्याल है कि इस जजमेंट को सेटिसाइड भी कर सकती है। इस पॉइंट के ऊपर आपके ख्याल में सुप्रीम कोर्ट को आज इन सीएमएस को नहीं लेना चाहिए था? मेरा ख्याल है कि उनको ऐसे रिमार्क्स नहीं देने चाहिए जिस तरह के। उसकी वजह ये है रिमार्क्स ने एक सिचुएशन क्रिएट कर दिया ना। मैं आपको एक बात बताऊं, बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो फैसले जो आते हैं, जो मसला आएगा वो कब आएगा, उसकी ज्यूरिस्डिक्शन जो है वो बिल्कुल डिफाइंड है। आर्टिकल 185 इज द एपेलेट ज्यूरिस्डिक्शन, अपील ज्यूरिस्डिक्शन है। वो ये कहती है कि हाई कोर्ट्स जितनी भी हैं उनकी जितनी भी जजमेंट्स हैं, डिक्रीज हैं, फैसले हैं, सजाएं हैं, उनके खिलाफ अपील जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में की जाएगी। उसमें भी 2 क्लासिफिकेशंस हैं, एक मैटर ऑफ राइट अपील है, दूसरे में लीव टू अपील है। और अगर हाई कोर्ट के किसी भी फैसले में जिसमें सज़ा दी गई हो या बरी किया गया हो, उसमें फ़र्क है कि किस सूरत में डायरेक्ट अपील आएगी या लीव टू अपील आएगी। अब मैं ये कहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है और हाई कोर्ट्स, ये दोनों आला अदलियाँ हैं। अभी डॉक्टर साहबा जो फरमा रही थी ना कि अपनी जो जूनियर कोर्ट है उसको डायरेक्शन नहीं दी जा सकती, हाई कोर्ट कभी भी जूनियर कोर्ट नहीं है। हाई कोर्ट भी सुपीरियर जुडिशरी है, सुप्रीम कोर्ट भी सुपीरियर जुडिशरी है। सिर्फ फ़र्क ये है कि हाई कोर्ट के जितने फैसले हैं उनको या आप लीव टू अपील के तौर पे चैलेंज कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट उस वक्त देखेगी उसको कि ये जो फैसला है हाई कोर्ट ने किया है, जिसने किसी जजमेंट को जो है वो अपहोल्ड किया है या सेटिसाइड किया है, वो ठीक था या नहीं था। अच्छा, एक मैटर जो पेंडिंग है,
कमेंट कर दें नवाज शरीफ के केस के ऊपर, क्योंकि नवाज शरीफ ने भी वापस आना है और वापस आके उनको इस अदालती अमल से गुजरना है। दोबारा हो सकता है पकड़े जाएं, फिर उनकी अपील लगे, फिर जी बेल हो जाए, लेकिन केस जाएगा हाई कोर्ट के सामने। बिल्कुल, हाई कोर्ट उनके केस की क्या पोजीशन है? जज अरशद मलिक की वीडियो सबके सामने है, अब मरियम वाला फैसला भी आ चुका है। देखिए, उसके बारे में हम कोई हतमी राय कायम नहीं कर सकते, लेकिन ये जितना जज का कंडक्ट था, जो कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे, अरशद मलिक दुनिया में नहीं है, वो ज़रूर देखा जाएगा। उसकी मैं मिसाल आपको देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक बाइस के ऊपर या जानिबदारी का जो एक मैटर था, वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और आसफ जरदारी साहब का जो SGS कोटेक्ना केस था, जिसमें कि हाई कोर्ट उस वक्त जो है वो 2 जजेस पर मुश्तमिल एहतसाब अदालत होती थी। वहाँ पे उनकी टेप सामने आई थी, आपको याद है कि वो, और उनको सजाएं हो गई थी, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा को भी और आसफ जरदारी साहब को भी। लेकिन वो जो टेप्स और वो सारे जो शॉर्ट कमिंग्स थी उस प्रोसेस में, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की अपील में सामने आई थी, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसको कंसिडर करते हुए और वो जो टेप्स थी उनको भी सामने रखते हुए उन्होंने हाई कोर्ट का फैसला जो है वो सेट असाइड करके दोबारा ट्रायल के लिए एहतसाब अदालत में केस भेज दिया था। SGS को देखना बड़ा फेमस केस है। मैं ये कहता हूँ इसमें शहबाज साहब जस्टिस क्यूम को कॉल कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट उस सूरत में इंटरवीन कर सकती है बिल्कुल, कि ये जो अपीलें हैं, चाहे वो मियां नवाज शरीफ साहब की हैं या इमरान खान साहब की हैं, उनके मुतालिक जो भी फैसला हाई कोर्ट करेगी, कोई भी जो मुतासरा फरीक है वो सुप्रीम कोर्ट से तब रुजू करेगा, फिर सुप्रीम कोर्ट की जो है वो ज्यूरिसडिक्शन जो है वो एक्सरसाइज कर सकती है। डॉक्टर साहब, ये मामला इस वक्त वो इक़्तिदार की तकोन में घूम रहे हैं, और पाकिस्तान के हालात मैंने आपको बताए हैं शुरू में कि लोग महंगाई के हाथों जीना मुश्किल हुआ है। जल्दी इससे निकल जाए बहरानी कैफियत से तो अच्छा है, इलेक्शन का अमल शुरू हो, कोई एक हुकूमत बन जाए, या अभी ये खेल कूद के अंदर ऐसे ही चलता रहेगा? लेकिन नदीम साहब, इस वक्त पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ नहीं देख रहे। वो ये नहीं देख रहे कि हाई कोर्ट क्या कर रही है, वो ये नहीं देख रहे कि पाकिस्तान की अदालतें जो हैं वो कहाँ किस तरह के फ़ैसले दे के अपनी अपनी माइलेज और पॉइंट स्कोरिंग के साथ जुड़ा कोई एजेंडा टो कर रही हैं। वो ये देख रहे हैं कि उनके मसाइल के हल के लिए उन अदालतों से कोई ऐसा मैसेज, कोई ऐसा रिलीफ, कोई ऐसा सपोर्ट और उनके दुख और दर्द की कोई मरहम जो है वहाँ से आती है कि नहीं। आप देखें कि आपने शुरू में भी कहा कि वो बिजली के बिलों में एक नया इजाफा जो है वो भी कोर्ट है जिसने ये फैसला किया है कि इनमें इजाफा किया जाए। अब देखना ये है कि इस वक्त की सिचुएशन में जहाँ पे एक तरफ इलेक्शन की गूंज, एक दर्द है कि इलेक्शन फौरी हूँ, दूसरा दर्द है कि नहीं पहले ये सारे मामलात जो हैं वो रूल ऑफ लॉ के तहत वो इलेक्शन कमीशन उनको सेटल करे। तीसरा जो अवाम का दर्द है, चूँकि मैं अवाम से हूँ तो मेरा दर्द ये है कि इस मुल्क के अंदर बसने वाले जो लोग हैं उनको जीने का हक़ मिले, उनको बुनियादी जो हकूक़ है उनका तहफ़्फ़ुज़ मिले, उनको वो रिलीफ मिले जिसके लिए पाकिस्तान बना था। और जितना आज बेरोज़गारी, महंगाई के सताए, वो मिडिल क्लास तो ख़त्म हो गई, अब वो बिलो मिडिल क्लास के लोग जो हैं वो जिस शिकंजे में हैं उनसे निकालने के लिए उनको कुलाए अमल हमारी केयर टेकर गवर्नमेंट जो है, ये आल दो कि उनका ये मैंडेट लिमिटेड है, आल दो कि उनके पास एक लिमिटेड टाइम फ्रेम और ग्राउंड है, लेकिन उनकी प्रायोरिटीज़ भी इस वक्त जो है उनका फोकस, उनका मरकज़ और महवर जो है वो ये डॉलर की जो उड़ान है जिसने सफोकेट कर दी है हर पाकिस्तानी को। उस डॉलर को कंट्रोल करने के लिए, उस मईशत को आवाम के तवक्कुआत और ख्वाहिशात के मुताबिक रिलीफ ओरिएंटेड बनाने के लिए कुलाए अमल तय करें। अगर डॉलर इसी तेज़ रफ्तारी से बढ़ता रहा और बेलगाम हो के रुपये को कुचलता रहा तो वो रुपया नहीं कुचला जा रहा, वो पाकिस्तान के अवाम की सांसें कुचली जा रही हैं। तो इसके लिए हमें एक लॉन्ग टर्म तमाम सियासी जमातों को बैठ के, जहां इलेक्शन कमीशन के साथ बैठ के वो इलेक्शन की तारीख का तयन करना चाहती हैं, वहां मिल बैठ के सर जोड़ के इसका भी तयन करें कि ये मईशत जो हमारी है, इसकी सांसें और नब्ज़ जो डूब रही है, इसको रवां दवां रखने के लिए किसका क्या फ़र्ज़ है। और अगर इलेक्शन उसका हल है, इलेक्शन की तरफ चले जाएं। अगर इलेक्शन उस मर्ज़ का दर्द और मर्ज़ की दवाई नहीं है तो फिर जो अल्टरनेटिव है उसकी तरफ आ जाएं। लेकिन इस गुमगू की गैर यकीनी सूरत हाल,
अनसर्टेनिटी से कौम को निकाल दें और एक टारगेट दे दें और अंधेरे से लेके दूर बेशक जाके एक दिया जला दे, लोग उस रोशनी की तरफ देखना शुरू हो जाएंगे। लेकिन इस वक्त जो हर तरफ अंधेरा है, ये कौम मायूस है। इसको अब डॉक्टर मुसद्दिक साहब फिल फॉर जो है एक उम्मीद की जरूरत है। डॉक्टर फिरदौस ने एक जुमला भी बोला है, जुमला उन्होंने ठीक बोला है कि ये जो डॉलर है इस वक्त लोगों को कुचल रहा है, और ये बिल्कुल सही इस्तेलाह इन्होंने बोली है। और अभी इसको ब्रेक लगाने का कोई तरीका नहीं है। ये एग्रीमेंट आप करके गए हुए हैं, ओपन मार्केट और इंटर बैंक का फ़र्क भी ज़्यादा नहीं होगा। डॉलर ने दौड़ लगाई हुई है और ये दौड़ लगती जानी है, अभी ब्रेक लगने का इम्कान नहीं है। बहुत ही टेढ़ी सूरत हाल है, पेचीदा, कॉम्प्लिकेटेड, जिसमें सबसे ज़्यादा जो पिस रहा है वो पाकिस्तान का एक आम शहरी पिस रहा है। कोई सोल्यूशन, कोई कहीं उसको सांस लेने का मौका मिल जाए, अब तो वो रोटी भी नहीं रात को ख़रीद के खा सकेगा। जी देखिए, मेरा नुक्ता नज़र ये है कि पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 5 या 6 कंपनियां 1/3 गैस लेती हैं और कॉन्ट्रैक्ट्स पुराने ज़माने में उनके साथ किए गए हैं जिनको आप ख़त्म नहीं कर सकते। अब वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने को पहुंच गए हैं, दोबारा से निगोशिएट हो सकते हैं, किए जाने चाहिए। मेरी दरख्वास्त है हुकूमत को कि करे। यानी वो 6 कंपनियां 1/3 बिजली ले जाती हैं, पाकिस्तान की गैस ले जाती हैं, माफ़ी चाहता हूँ। अगर वो गैस इन 5 या 6 जो हमारे LNG से चलने वाले बिजली के कारखाने हैं उनको दी जाए तो 22 रुपए का जो यूनिट इस वक्त बन रहा है वो 4 रुपए या 7 रुपए का बनना शुरू हो जाएगा। तो मैं ये समझता हूँ कि गैस किन कंपनियों को जा रही है? कौन सी 6 कंपनियां हैं जिनको 1/3 गैस जा रही है पाकिस्तान की? नाम लेंगे उनका? जी पाकिस्तान के जो फर्टिलाइज़र कंपनियां हैं उनको तकरीबन 1/3 गैस जा रही है और एक कंपनी को तो 70 सेंट की गैस जा रही है। आप ये सोचें वो कौन सी है सर? कि सऊदी अरेबिया अपने फर्टिलाइज़र सेक्टर को $2 कौन सी कंपनी है जिसे हम 70 सेंट की गैस दे रहे हैं डॉक्टर साहब? देखिए, नाम कंपनियों का आपको भी मालूम है, मायूब है नाम लेना, आप पूछेंगे तो मैं बता भी दूंगा। लेकिन बाकी कंपनियों को भी कोई सस्ती गैस नहीं जा रही। पूरे पाकिस्तान की फर्टिलाइज़र की जो कंपनियां हैं ज़्यादातर को $1.30 में गैस जा रही है और एक पुराने कॉन्ट्रैक्ट के जरिए 70 सेंट की किसको जा रही है? गैस जा रही है। मैंने बता दिया कि पुराने एंग्रो को 70 की जा रही, बाकी तमाम मेजॉरिटी को $1.30 की जा रही है और कुछ को $6 की भी जा रही है। अब आप ये सोचें कि अगर ये तमाम गैस जो वेल हेड से निकल रही है, अगर इसके जरिए बिजली बनाई जाए तो बिजली 4 से 7 रुपए में बनेगी। तो अब ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहे हैं तो खत्म कर देना मलिक साहब। 16 माह में आपने ये क्यों नहीं खत्म किए जब आपको पता है ये नाइंसाफी हो रही है? कॉन्ट्रैक्ट्स डॉक्टर साहिबा कॉन्ट्रैक्ट्स के तहत कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहे हैं। कोई आसमानी सहीफे नहीं है कि कौम का खून चूसने से ज्यादा वो कॉन्ट्रैक्ट मुकद्दस है। आप स्टैंड लेते, पूरी कौम आपके साथ खड़ी होती। अब मुझे जी नदीम मलिक साहब बात तो कर लेने दें मुझे, अगर आप इजाजत दें। जी देखिए, बात यह है कि ये अकेली चीज नहीं है, ऐसी बहुत सी एलीट कैप्चर्स हैं। हमने वेल हेड के ऊपर सर्कुलर डेट 0 कर दिया है और 0 इस तरह किया कि हमने वो गैस जो महंगी होनी थी, बिकॉज हमारी कुव्वत खरीद ज़्यादा है, हमने अमीरों के लिए महंगी कर दी और गरीब का टैरिफ जो है वो अलहदा कर दिया। ये भी तो 70 साल में नहीं हुआ, ये किसी के गुमान में नहीं आया। तो ये 2 अलहदा अमीर और गरीब के जो टैरिफ हैं ये पिछले 14 महीने में आए। या तो डॉक्टर मुसद्दिक और जैसे जो लोग पार्लियामेंट में थे उनसे ज्यादा पैसे ले लेते तो फिर तो ठीक था, बाकी तो पाकिस्तान में अमीर बचा ही कोई नहीं है। वो जो जिसे आप मिडिल क्लास कहते हैं वो तो रगड़ी गई है सर सारी। चलिए, जो भी रिलेटिवली, ये मलिक साहब ये बात आपकी ठीक है, मगर रिलेटिवली जो साहिब हैसियत हैं, क्योंकि गरीब मुल्क है, इसमें बहुत गरीब लोग हैं और उन गरीबों का कुछ मुदावा तो करना है ना। अगर हम इस तरह सिर्फ यही सोचते रहें कि इन 5 से ले लिया जाए तो मुश्किल पड़ जाएगी। तो ठीक है, जो साहिब हैसियत है उन पे भी बोझ पड़ा है, अपर मिडिल क्लास पे भी बोझ पड़ा है। सही। शाह खबर साहब से एंड पे थोड़ा सा रिमार्क्स ले लें। शाह खबर साहब, जो केयर टेकर सेटअप है इसका एक लिमिटेड मैंडेट होना चाहिए, लेकिन इस दफ़ा इनका टेन्योर 6 माह का है, लिमिटेड उतना रहेगा नहीं। तो मेरा तो ज़ाती राय में इन्हें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो लॉन्ग टर्म उसका इम्पैक्ट होगा, उसको आज बिस्मिल्लाह कर देनी चाहिए, बजाय इंतज़ार करने के
फर्स्ट स्टेप आज ले लेना चाहिए। वो स्टील मिल लेके हमने 400-500 अरब डाल दिया है, इफ्तिखार चौधरी साहब हमें तोहफा दे गए हुए हैं। वो इस तरह के कई और तोहफे हैं जो हमें मिले हुए हैं। कुछ चीज़ें तो ऐसे जो ऑन गोइंग प्रोसेसेस थे, जैसे कि प्राइवेटाइजेशन का था, और उसमें कुछ थोड़ा सा एम्पावर किया गया है, लॉ अमेंड किया गया, लॉ अमेंड किया गया, वो मेरे ख्याल में ठीक है, ज़रूरी था। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जितने बाकी मेजर डिसीजंस हैं वो बिल्कुल भी केयर टेकर गवर्नमेंट ना करे, वो डे टू डे अफेयर चलाए और इलेक्शन कमीशन को असिस्ट करे आइंदा जो भी इलेक्शन की तारीख होती है उसमें, और उस दौरान जो है ये एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे तरीके से चलाए। बाकी जो मामलात हैं लॉन्ग टर्म वो आने वाली गवर्नमेंट्स पे छोड़ दें। मैं तो ये समझता हूँ 6 माह है, 6 माह इंतजार किया जाए। बेशक 6 माह है, लेकिन मैं उसमें जो कंटिन्यूटी या इकोनॉमिक चीज़ों में जो आ रही है, या इलेक्शन वक्त पे करा लें या फैसले ले लें, नहीं वो ठीक है, साइड बाय साइड उसको कंटिन्यू ज़रूर करें। लेकिन ये है कि कोई मेजर जो है वो डिसीजन, प्रिंसिपल डिसीजन केयर टेकर गवर्नमेंट नहीं कर सकती। सही। शाह खावर साहब, डॉक्टर फिरदौस, डॉक्टर मुसद्दिक, आप सबका बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।